फिर अगली सुबह जल्दी उठकर मैंने सामान पैक किया और होटल का कमरा चेक आउट करके रांची जाने वाली ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गया। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे रेलगाड़ी रांची स्टेशन पर रुकी, जहां उतरकर मैं एक होटल में गया और एक कमरा ले लिया। नहा धोकर खाना खाया और यह सोचने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। रांची में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस है और यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और मुझे लगता था कि यहाँ पैसा खर्च करके पासपोर्ट बनवाया जा सकता है। अगले दिन सुबह पासपोर्ट ऑफिस का पता मालूम करके सीधा उसके ऑफिस पहुंचा और किसी दलाल की खोज करने लगा जिससे काम करवाया जा सकता हो। काफी देर ऑफिस में घूमने के बाद भी ऐसा कोई नहीं मिला जिससे बात की जाए, इसीलिए वहां से वापस होटल आ गया। होटल वाले से उस दिन का अखबार मंगाया और विज्ञापन वाले पेज पर किसी पासपोर्ट बनाने वाले का पता खोजने लगा। 3-4 पते उस अखबार में से कागज पर लिखे और उसी समय सभी परतों पर जाकर बात की और एक को पासपोर्ट बनवाने के लिए राजी कर लिया और अगले दिन सुबह आकर पैसे देने की बात कहकर वापस होटल में आ गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उस पासपोर्ट बनवाने वाले के ऑफिस में गया। उसकी कंपनी का नाम ईगल पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस था और बॉस का नाम था बादल, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। आज इन बादल जी से ही मुझे मिलना था क्योंकि पहले रोज वे नहीं मिले थे। करीब 15-20 मिनट रिसेप्शनिस्ट ने अपने पास बैठाकर शेर सिंह को बादल के कमरे में बात करने के लिए अंदर भेजा। बादल झारखंड का एक आदिवासी काला सा आदमी था और उसकी बीवी पंजाबी गोरी थी। जिस समय मैं उनके ऑफिस में अंदर गया तो दोनों मियां बीवी बैठे थे। काफी देर दोनों ने मुझसे बात की और यह जानना चाहा कि मैं किसी दूसरे के नाम से पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहता था, जिस पर मैंने उनसे कहा कि मेरे असल नाम से जो पासपोर्ट है वह अब बेकार हो चुका है, क्योंकि उस पर मैं दुबई काम करने के लिए गया था और वहां पर कुछ गलती होने से मेरे पासपोर्ट पर यह लिखकर वापस भारत भेज दिया गया कि मुझे दोबारा दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा। मैंने बादल से कहा कि भैया, मैं दुबई जाकर फिर से काम करना चाहता हूं, इसलिए मुझे दूसरे नाम से पासपोर्ट चाहिए। बहुत देर तक समझाने पर भी बादल नहीं माना, पर उसने मुझे अगले दिन आने के लिए कहा और कहा कि तुम अपना पहले वाला पासपोर्ट ला कर मुझे दिखा दो, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता तुम भारतीय न होकर पाकिस्तानी निकले और कोई बम वम यहाँ फोड़ दो। दोनों मियाँ बीवी से बहुत देर बात करके मैं वापस अपने होटल में आ गया। मैं आज काफी दिन बाद थोड़ा खुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बादल से अपना पासपोर्ट बनवा लूंगा। इसके बाद मैं अगले दिन फिर उनके ऑफिस में गया, परंतु तब बादल नहीं था और उसकी बीवी काम संभाल रही थी। मैंने बादल की बीवी को दीदी कहकर बात करनी शुरू की और ऐसा प्रभाव डाला कि वह कहने लगी कि मैं अपने पति से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। 3-4 दिन उनके ऑफिस में लगातार जाने के बाद बड़ी मुश्किल से बादल मान गया और 25,000 में बात तय हो गई और मैंने 10,000 एडवांस दे दिए। बादल ने मुझे 1 महीने बाद अपना पासपोर्ट ले जाने के लिए कह दिया। वापस होटल में आने के बाद मैंने सोचा कि अब 1 महीना रांची में रुकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अगले दिन ही मैं कलकत्ता पहुंच गया। 1-2 दिन कलकत्ता रुकने और वहां पर बांग्लादेश के दूतावास का पता लगाने के बाद, जहां से मुझे पासपोर्ट लेने के बाद बांग्लादेश का वीजा लेना था, दार्जिलिंग घूमने के लिए चला गया, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी थी और इस समय 1 महीना काटने के लिए सबसे अच्छा दार्जिलिंग ही था। करीब 20-25 दिन दार्जिलिंग रुकने के बाद मैं पासपोर्ट लेने के लिए वापस रांची आ गया। जब बादल से उसके ऑफिस में जाकर मिला तो बादल ने कहा कि अभी पासपोर्ट नहीं बना है और बनेगा भी नहीं। जब मैंने न बनने का कारण पूछा तो बादल ने कहा कि अगर तुम थाने जाकर पासपोर्ट के लिए खुद अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हो तो बन जाएगा। मैंने बादल से कहा कि ठीक है, मैं खुद थाने जाकर अपनी जांच पास करा दूंगा, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि कब जाना है और थाने में जाकर किससे मिलना है। अगली सुबह मैं खुद थाने में गया और वहां जाकर IU के सब इंस्पेक्टर से मिला जो पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदनकर्ताओं की जांच करता था। पुलिस SI ने मुझे को अपने ऑफिस में बैठाया और पूछताछ करने लगा कि घर का क्या पता है, कब से रांची में रह रहे हो, घर में और कौन कौन है,
सभी प्रश्नों का सही सही जवाब देने के बाद मैं उस एसआई को 1500 रुपये देने लगा तो उसने कहा कि नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सर, मुझे पता है कि जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह से बिना आपको दक्षिणा चढ़ाए यहाँ किसी का पासपोर्ट नहीं बनता। मेरी इस बात पर वह एसआई जोर जोर हंसने लगा और बोला कि ठीक है, जब तुम इतना कहते हो तो थाने के गेट के सामने जो पान का खोखा है, उस पान वाले को मेरा नाम बताकर 2000 रुपये दे देना। मुझे मिल जाएंगे और तुम्हारी फाइल भी मैं आज ही पूरी करके आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दूंगा। इसके बाद एसआई को नमस्कार करके मैं सीधा थाने से बाहर आया और एसआई के बताए अनुसार पैसे जमा करके बादल के ऑफिस में बादल के पास आ गया। बादल ने मुझसे पुलिस जांच के बारे में पूछा तो मैंने बादल से कहा कि जांच ठीक ठाक पास हो गई है और अब बताइए कि मेरा पासपोर्ट कब मिलेगा। बादल ने कहा कि अब तुम 10 दिन बाद किसी भी समय आकर अपना पासपोर्ट ले जाना। बादल ने मुझसे अपने बचे हुए पैसे मांगे तो मैंने कहा कि जब आप मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट देंगे तो मैं आपके बचे हुए 15,000 भी दे दूंगा। वापस अपने होटल आकर रात को करीब 11 बजे मैं अपने होटल के कमरे में टीवी पर न्यूज़ देख रहा था तो अचानक एक ऐसी खबर टीवी पर आई कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई। और खबर सुनते ही मेरी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे और मैं अपने बेड से उठकर कमरे में गुमसुम टहलने लगा। टीवी न्यूज़ में यह खबर दिखाई जा रही थी कि तिहाड़ जेल से फरार फूलन देवी के कथित हत्यारे शेर सिंह राणा के पिता श्री सुरेंद्र राणा का लंबी बीमारी के कारण आज स्वर्गवास हो गया और पुलिस को उम्मीद है कि शेर सिंह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जरूर आएगा। इसलिए रुड़की में सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच के लोग उसे पकड़ने के लिए लग गए हैं। पुलिस को यह भी शक है कि वह अपना भेष बदल कर आ सकता है, इसलिए पुलिस ने अपने साथ उन लोगों को भी रखा हुआ है जो शेर सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और किसी भी रूप में पहचान सकते हैं। जब मैं रात को करीब 2-3 बजे तक अपने होटल के कमरे में घूमते घूमते थक गया तो अपने बेड पर लेट गया और अगले दिन की प्लानिंग बनाने लगा कि कैसे मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकता था और रांची से इतनी दूर उत्तराखंड रुड़की जा सकता था। मैं अपने घर पर फोन से बात भी करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि पुलिस ने मेरे घर के दोनों फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए होंगे और मैं जो भी बात करूंगा सब पुलिस वाले सुन लेंगे। पुलिस को यह भी पता चल जाएगा कि मैं इस समय रांची में हूं। रांची की जानकारी मैं पुलिस को किसी भी हालत में नहीं देना चाहता था। यही बातें सोचते हुए मैं सो गया। सुबह 6 बजे ही अपना सामान लेकर मैं रांची के बस स्टैंड पर खड़ा था और सोच रहा था कि अब मुझे यहां से यूपी की तरफ जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने शहर के करीब पहुंच सकूं। और यही सब सोचते हुए मैं गया जाने वाली बस में बैठ गया। दिन में 12 बजे के करीब बस एक जगह रुकी जहां पर सब लोग खाना खाने लगे। मैं इतना परेशान था कि भूख लगने के बाद भी कुछ खाने का मन नहीं बना पा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही सोचने के बाद ख्याल आया कि कब तक खाना नहीं खाऊंगा, कभी ना कभी तो खाना है पड़ेगा और जो इस धरती पर आया है वह जाएगा भी। यह सब सोचकर मैंने कुछ संतरे खरीदे और खा लिए। शाम को करीब 5-6 बजे बस गया बस स्टैंड पर रुकी। मैं बस स्टैंड से सीधा गया शहर के रेलवे स्टेशन गया और यूपी की तरफ जाने वाली रेलगाड़ियों के बारे में पता किया। वहां से मुगलसराय जाने के लिए टिकट बुक करा था और फोन पर अपने घर बात करने के लिए स्टेशन के बाहर आ गया। यहां से घर फोन पर बात की जा सकती थी क्योंकि यह शहर 1 घंटे बाद ही मुझे छोड़ देना था। एक STD पर जाकर घर फोन मिलाया तो माताजी ने फोन उठाया और बताया कि तुम्हारे दोनों भाइयों विक्रम सिंह राणा और विजय राणा की पैरोल की अर्जी कोर्ट में लगवाई है। कल वो लोग आकर ही तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे। फोन पर बात करते करते हम दोनों माँ बेटे रोने लगे और थोड़ी देर और बात करके फोन रख दिया। ये सभी बातें पुलिस वाले भी मेरे घर का फोन टेप करके सुन रहे थे। मेरे जेल से भागने के बाद पुलिस को आज पहली बार पता चला कि मेरी लोकेशन क्या है और मैं कहाँ हूँ, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यहाँ 1 घंटे के लिए ही हूँ और फिर शायद ही कभी इस शहर में वापस आऊं। मैं अपने घर अपनी माताजी से फोन पर बात करके मैं अब काफी मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि अब मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए जेल से मेरे छोटे भाई विक्रम और विजय आने वाले थे।
माताजी ने मुझसे यह भी कहा था कि बेटे तुम यहाँ मत आना, क्योंकि पुलिस तुम्हें पकड़कर मारना चाहती है और पिताजी का अंतिम संस्कार तुम्हारे छोटे भाई कर देंगे। जब मैंने अपनी माताजी से अंतिम संस्कार में आने के लिए जोर दिया तो माताजी ने कहा कि बेटे, प्रभु श्री राम जी भी अपने पिता श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, उनका अंतिम संस्कार भी छोटे भाइयों ने किया था। अपनी माताजी की इन बातों को सोचकर ही अब मैं राहत महसूस कर रहा था। यह सब सोचते सोचते ही मैं सुबह 4 बजे के करीब मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उतर गया और स्टेशन के सामने जाकर होटल में एक कमरा लेकर सो गया। सुबह 8 बजे उठकर और तैयार होकर मैंने टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी बनारस सेंट्रल जेल जाने के लिए बुक कराई और टैक्सी में बैठकर 9 बजे के करीब बनारस सेंट्रल जेल के गेट पर जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से मुलाकात करने के लिए जानकारी हासिल करने लगा। जेल कर्मचारियों ने बताया कि सामने जो 13-14 साल का बच्चा बैठा है, उसके पास जाकर अपना नाम मुलाकात करने के लिए लिखवा दो। 11 बजे से मुलाकात करवाएंगे। मैंने उस बच्चे से जाकर बात की और मुलाकात लिखने को कहा और उस बच्चे को मुलाकात करने के लिए 200 रुपये फीस के रूप में देने लगा तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं भैया, ठाकुर साहब को पता चलेगा तो नाराज होंगे। वे हर महीने के हिसाब से मुझे पैसे दिलवा देते हैं और उन्होंने मना किया हुआ है कि जो भी हमसे मिलने आए उससे फीस मत लेना। मैंने उस बच्चे को जबरदस्ती 200 रुपये दे दिए, यह कहकर कि यह फीस नहीं है, यह तुम्हारी मिठाई के लिए है। वहां पर खड़ा एक लड़का जो किसी और से मुलाकात करने आया था यह सब देख रहा था। वह मेरे पास आया और पूछने लगा कि आप कहां से आए हैं और सुभाष ठाकुर को कैसा जानते हैं और क्या काम है। उस लड़के के दिमाग में यह था कि मैं कोई मुर्गा हूं और सुभाष ठाकुर ने मुझे पैसे झटकने के लिए बुलाया है। असल में यह लड़का जेल में बंद एक दूसरे डॉन का परिचित था और इसकी इच्छा थी कि मैं सुभाष ठाकुर की जगह अपना काम उसके परिचित डॉन से करवा लूं, क्योंकि ऐसा होने पर इस लड़के को कमीशन मिलता। ऐसे ही वह लड़का मुझे काफी देर तक अपनी बातों में लपेटने की कोशिश करता रहा और अपने परिचित डॉन की डींगे मारता रहा। उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि उसके सामने शेर सिंह राणा खड़ा है और अंदर बंद दोनों डॉनों से ज्यादा खुद अपने काम करवाने में सक्षम है। इतने में ही वहां पर 4-5 लोग और भी आ गए जिन्हें दूसरों से मुलाकात करनी थी। जेल की ऊंची दीवारों को देखकर वहां पर सब लोग आपस में बात करने लगे कि क्या इस जेल से कोई भाग सकता है। तो वही लड़का जो मुझसे काफी देर से अपनी डींगे मार रहा था, बोला कि यहां से तो सिर्फ शेर सिंह राणा भाग सकता है, क्योंकि जिसने तिहाड़ की सिक्योरिटी तोड़ दी उसके लिए यह जेल क्या मायने रखती है। थोड़ी देर में ही वहां पर करीब 300 के आसपास मुलाकात करने वाले इकट्ठा हो गए, जिनमें से करीब 50 लोग तो सिर्फ सुभाष ठाकुर से ही मिलने आए हुए थे। इनमें अधिकतर महिलाएं थी। जब सब लोग जेल के अंदर जाने लगे तो वह लड़का भी लाइन में मेरे साथ अंदर जाने के लिए खड़ा था, क्योंकि उस लड़के को ही बताना था कि कौन सुभाष ठाकुर है। मैंने उस लड़के को अपना परिचय संजय गुप्ता के नाम से दिया हुआ था और कहा हुआ था कि मैं सुभाष भाई को नहीं पहचानता हूं और पहली बार मिल रहा हूं, जबकि मैं और सुभाष ठाकुर आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। जब मैं और वह लड़का अंदर जेल में पहुंचे तो उस लड़के ने पहले मेरा परिचय अपने परिचित डॉन से कराया और उस डॉन से कहा कि इनका नाम संजय गुप्ता है, गोरखपुर से आए हैं, सुभाष ठाकुर से इन्हें अपना काम करवाना है। वह डॉन, जिसका नाम विनीत सिंह था, बोला, अरे भाई गुप्ता जी, हमें आप सेवा का मौका दीजिए, आपका जो भी काम होगा हम करवा देंगे। मैंने कहा, भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे सुभाष ठाकुर जी से ही कुछ पारिवारिक काम है। विनीत सिंह, ठीक है तुम्हारी मर्जी। सुभाष भाई वो सामने बैठे हैं। मैं सुभाष भाई की तरफ गया तो उस समय चबूतरे पर सुभाष भाई नीचे चादर बिछाकर बैठे थे और 25-30 लोग उनके साथ बैठे थे। जब मैं सुभाष भाई के सामने जाकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो कुछ पल तो सुभाष भाई देखते रहे और फिर एकदम से ऐसे झटके से खड़े हुए जैसे करंट लगा हो। यह दृश्य सीन वह दूसरा डॉन भी देख रहा था। उस दूसरे डॉन और सुभाष भाई से मिलने के लिए आए लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे देखते ही सुभाष भाई तुरंत हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए और बोले, नमस्कार, अरे आप यहाँ आइए, उधर चलकर बात करते हैं। थोड़ा एक तरफ जाकर उन्होंने कहा, पहले आप मेरे गले लगिए। मैं शुरू में आपको पहचान ही नहीं पाया, लेकिन आपने इतना रिस्क क्यों लिया?
जेल में आकर मिलने का आपको कोई भी पहचान सकता है, क्योंकि आए दिन टीवी और अखबार में आपकी फोटो आती रहती है। मैंने कहा, भैया आपका प्यार खींच कर ले आया। वैसे जब आप मुझे नहीं पहचान पाए तो यहाँ दूसरा कोई कैसे पहचानेगा? वो जो सामने विनीत दूसरा डॉन बैठा है, वह मुझे मुर्गी समझ रहा था और काटने के चक्कर में था। मूर्ख को यह नहीं पता कि आप मेरे भैया की तरह हो। सुभाष भाई बोले, वह ऐसे ही करता रहता है, इसको आज समझाऊंगा। वैसे आपका बहुत बड़ा फैन है। अगर इसे अभी बताऊं कि जिसे तू मुर्गी समझ रहा है वह शेर सिंह है तो आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। मैंने कहा, नहीं भैया रहने दीजिए, किसी को बताने की क्या जरूरत है। आप काम की बात सुनिए, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। आप मेरी थोड़ी सहायता कीजिए जिससे मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा सकूं। वैसे मैंने कल गया शहर से अपनी माताजी से बात की थी। वो कह रही थी कि आज या कल मेरे दोनों भाई तिहाड़ से परोल पर आकर अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन फिर भी मैं भी जाना चाहता हूं। सुभाष भाई ने जवाब दिया, आपको जैसी सहायता चाहिए मैं करूंगा, लेकिन आपका वहां जाना तो बहुत खतरनाक होगा, वहां तो पुलिस ही पुलिस होगी। मेरी राय तो आपको यह है कि आप इस माहौल में वहां न जाएं, क्योंकि तिहाड़ से भागकर आजाद होना है बहुत बड़ी बात है और दोबारा फिर वहीं पर अपने को फंसाना ठीक नहीं है। कि ये कौन है जिससे यह ऐसे मिल रहे हैं? सुभाष भाई ने आगे कहा, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे का क्या प्रोग्राम है, कहाँ रह रहे हैं? अगर ठिकाना नहीं है तो मैं इंतजाम करता हूँ। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आपके बारे में पता करने की कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा, भैया मैंने अपना पासपोर्ट बनने के लिए दिया हुआ है, 5-6 दिन में मिल जाएगा। फिर सबसे पहले मैं बांग्लादेश जाऊंगा और वहां जाकर आपसे फोन पर बात करूंगा। फोन तो आपने यहाँ रखा होगा। सुभाष भाई बोले, हाँ फोन तो है। मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, लेकिन सिर्फ रात को और सुबह 10 बजे से पहले ही करिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं यहाँ मुलाकात करने के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। और जब आप तिहाड़ में थे तो मुझसे अपने जेल से भागने की इच्छा भी बता रहे थे, उसका क्या हुआ? आप चाहें तो मैं आपको भगवा देता हूँ, मेरे पास 2-3 प्लानिंग है आपके लिए। सुभाष भाई ने जवाब दिया, नहीं मैं आपको खतरे में नहीं डालना चाहता। आप पहले बांग्लादेश जाइए। वैसे भी मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और उम्मीद है कि 2 महीने में अच्छी खबर आएगी। लेकिन बांग्लादेश जाकर आप करेंगे क्या? अगर आप चाहें तो मैं आपका दुबई जाने का इंतजाम कर देता हूँ, वहां हमारे काफी लोग हैं। मैंने कहा, नहीं भैया मैं अभी दुबई वाली लाइन पर नहीं जाना चाहता और अभी कोई क्राइम भी नहीं करूंगा। असल में मैं अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ। मैंने आपसे तिहाड़ में भी बताया था कि मैं वहां से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि लाना चाहता हूँ और इसी काम के लिए ही मैं तिहाड़ से भागा हूँ। हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल काम है तो मैं कर दूंगा, जैसे आपको जेल से भागना है तो मैं भगवा दूंगा, पर अभी दूसरा कोई क्राइम नहीं करूंगा। सुभाष भाई ने कहा, चलिए जैसा आप ठीक समझें, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। लीजिए यह 2 नंबर लिख लीजिए और बांग्लादेश जाकर बात जरूर कर कीजिएगा। और हाँ, आप माता जी की टेंशन मत लीजिएगा। मैं आज ही कुछ लोगों को रुड़की भेज देता हूँ, वे घर पर सारा इंतजाम कर देंगे। मैंने कहा, नहीं भैया वैसे घर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ताऊजी और चाचाजी का परिवार भी साथ में ही रहता है और अंतिम संस्कार का इंतजाम उन्होंने कल ही कर दिया था। बस मेरी ही कमी थी। सुभाष भाई ने अपने गले से लगाकर कहा, आप परेशान मत होइए, ईश्वर की शायद यही इच्छा है। मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, शायद ईश्वर की यही इच्छा है, लेकिन भैया यह बात मुझे अपने जीवन में सदा चुभती रहेगी कि मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बांग्लादेश पहुंचने पर मैं आपको फोन करूंगा। सुभाष भाई बोले, चलिए मैं आपको ड्यूटी के गेट तक छोड़ आता हूँ। और हाँ, मैं आपके टच में अपने भांजे डॉक्टर को डाल दूंगा, मेरा एकदम विश्वास का आदमी है। अगर कोई भी बात होगी तो वह आपसे कहीं भी आकर मिल लेगा। मैंने पूछा, यह सच का डॉक्टर है या आपने उसे नाम से ही डॉक्टर बना दिया? सुभाष भाई ने कहा, नहीं बस नाम का डॉक्टर है। यह तो मैं जानता ही था कि अंडरवर्ल्ड में हर किसी का निकनेम रखा जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, जिससे अगर पुलिस मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर बातें सुन रही हो तो उसको मालूम न पड़े कि बात करने वाले कौन है।
अब मैं आगे के बारे में सोचते सोचते टैक्सी से वापस मुगल सराय वाले अपने होटल में आ गया। यहां से रात को ही ट्रेन से वापस रांची के लिए बैठ गया। रांची पहुंचने के बाद जिस एजेंट बादल के पास पासपोर्ट बनने के लिए दिया था, उसके ऑफिस में गया और उससे मिलकर अब मैं जल्दी से जल्दी भारत की सीमा से बाहर जाना चाहता था, जिससे कि पुलिस के झंझट खत्म हो। इसलिए समय न खराब करते हुए सुबह 11 बजे कलकत्ता में बांग्लादेश कॉन्सुलेट में अपने वीजा की बातचीत करने के लिए गया। लेकिन तब तक कॉन्सुलेट ऑफिस का वीजा सेक्शन बंद हो गया था। इस कॉन्सुलेट के सामने ही एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस था, जिसका काम पैसे लेकर बांग्लादेश का वीजा लगवाने का था। उस ऑफिस में जाकर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 15 दिन का वीजा 1500 रुपये में, 30 दिन का वीजा 2500 रुपये में लगवा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन का वीजा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको हम स्टूडेंट वीजा दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद जाकर वीजा काउंसलर को अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा और इसके लिए 15,000 रुपये लगेंगे। मैंने उनसे कहा कि जब मैं अपना इंटरव्यू खुद ही दूंगा तो फिर आप 15,000 रुपये इस काम के क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको 1,50,000 दे दूंगा अगर आप मेरे पासपोर्ट पर खुद एक साल का मल्टीपल वीजा लगवा दो और मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि 8-10 दिन से इस काउंसलेट में नया वीजा देने वाला अफसर आया है और वह बहुत ही ईमानदार और सख्त है और बिना इंटरव्यू के किसी को भी इतना लंबा वीजा नहीं दे रहा है, और इंटरव्यू देने के बाद भी अगर वह आपको 1 साल का मल्टीपल वीजा दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको 5,000 रुपये देता हूं कि आप सिर्फ मुझे वे कागज तैयार करके दे दीजिए जिनकी जरूरत 1 साल का स्टूडेंट वीजा लेने के लिए पड़ेगी। वे मेरी बात मान गए और कहा कि आप कल सुबह आकर अपने कागज ले लीजिए, लेकिन आपको वीजा मिले या न मिले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको खुद ही अपना इंटरव्यू देकर अपना वीजा लेना पड़ेगा और हम सिर्फ आपको स्टूडेंट वीजा लेने के लिए जिन कागजात की जरूरत होगी वह आपसे 5,000 रुपये लेकर दे देंगे। अगले दिन सुबह मैं उनके ऑफिस में गया और 5,000 रुपये देकर उनसे सभी कागजात लेकर अपन पासपोर्ट समेत ऑफिस के सामने स्थित बांग्लादेश काउंसलेट में जमा करा दिए। काउंसलेट वालों ने मुझे एक पर्ची दी और कहा कि आप इस पर्ची पर लिखे हुए फोन नंबर पर शाम को फोन कीजिएगा, तब आपको बताया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कब आना है। शाम को मैंने उन्हें फोन किया तो उधर से फोन उठाने वाली मैडम ने कहा कि आप परसों सुबह आ जाए ठीक 10 बजे। अगले दिन मैं सुबह फिर उनके ऑफिस में गया, जिन्होंने मुझसे 5,000 रुपये लेकर कागज उपलब्ध कराए थे। मैं उनसे और उनके ऑफिस में बैठे हुए लोगों से जो बांग्लादेश जाना चाहते थे कई घंटे तक बातचीत करता रहा, जिससे कि मुझे बांग्लादेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। बांग्लादेश का एक पता मेरे पास भी था। यह पता एक राशिद नाम के लड़के का था जो मेरे साथ तिहाड़ जेल में बंद था और बांग्लादेशी था। इस बांग्लादेशी राशिद के बारे में भी मैंने पता किया कि यह शहर बांग्लादेश में कहाँ पड़ता है और कलकत्ता से कितना टाइम और किस रूट से जाना पड़ेगा। राशिद के शहर का नाम खुलन था और यह खुलना शहर बांग्लादेश का एक मेट्रोपॉलिटन शहर माना जाता है। जिस कॉलेज में एडमिशन के कागजात उन ऑफिस वालों ने 5,000 रुपये लेकर मुझे दिए थे, वह कॉलेज भी खुलना शहर में ही था। खुलना शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर मैं अगले दिन सुबह 10 बजे बांग्लादेश कॉन्सुलेट में चला गया। वहां जाकर देखा तो मुझसे पहले ही वहां पर 15-20 लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे। एक एक करके वीजा काउंसलर अपने ऑफिस में सबको बुलाने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे भी बुलाया। मैं वीजा काउंसलर के ऑफिस में गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और प्रश्न किया कि आप इंग्लिश में बात करेंगे या बंगाली में। मुझे बंगाली नहीं आती थी, इसलिए मैंने इंग्लिश में जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखकर कहा कि आप रांची में रहते हैं। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने पूछा आप नक्सली तो नहीं है? आपका राज्य झारखंड तो नक्सली इलाका है। मैंने कहा जी सर, हमारे इलाके में कुछ नक्सली प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नक्सली नहीं हूं, क्या आपको मैं नक्सली लगता हूं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ चेहरा देखकर कैसे बता सकता हूं कि कौन नक्सली है और कौन नहीं। चलिए अब आप बताइए, आप बांग्लादेश क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा सर, पढ़ाई के लिए। मेरा यह जवाब सुनकर वह मुझे घूरने लगा और बोला, क्यों मजाक करते हो, सारे बांग्लादेशी इंडिया पढ़ने के लिए आते हैं।
क्योंकि इंडिया में पढ़ाई की अच्छी फैसिलिटीज हैं और आप पढ़ाई के लिए बांग्लादेश जाना चाहते हैं, यह बात मैं नहीं मान सकता। मैंने कहा, सर आपकी बात ठीक है कि सभी लोग बांग्लादेश से इंडिया पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन सर मेरी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बांग्लादेश पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ। उसने पूछा, अच्छा क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैंने कहा, सर दरअसल बात यह है कि एक बांग्लादेशी लड़की मेरे साथ रांची में पढ़ती थी और अब वह यहाँ से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस खुलना चली गई है और उसने वहां जाकर नॉर्थ यूनिवर्सिटी खुलना में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया है। मेरा यह जवाब सुनकर वह मेरी तरफ करीब 30 सेकंड तक बिना कुछ बोले देखता रहा। वह शायद वह यह अनुमान लगा रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। वैसे प्रेमिका की कहानी मैंने वहीं खड़े खड़े ही बनाई थी, लेकिन फिर भी वह मेरे जवाब और चेहरे से मुझे नहीं पकड़ पाया। उसने मुझसे कहा, अच्छा तो दिल का मामला है। कितने साल से लड़की को जानते हो? सर 2 साल से। उसने पूछा, लड़की हिंदू है या मुसलमान? मैंने कहा, सर हिंदू है। उसने कहा, लड़की से शादी करोगे या टाइम पास फ्रेंड है? मैंने जवाब दिया, सर शादी करूंगा। उसने कहा, तुम्हारे घरवाले इसके लिए रजामंद हैं? मैंने कहा, सर रजामंद नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें अब मना लिया है। सर प्लीज आप मुझे वीजा जरूर दे दीजिएगा, मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करता हूं। तब अफसर ने कहा, उस लड़की का नाम तो तुमने बताया ही नहीं। मैंने कहा, सर स्मृति नाम है। सर मुझे बाहर सब लोग बता रहे थे कि आप बहुत सख्त मिजाज के हैं, लेकिन आप तो नेचर में मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वह बोला, बच्चे माय डियर, मेरे ऊपर मक्खनबाजी नहीं चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कारण किसी का प्रेम खत्म ना हो। तुमने किसी एजेंट को वीजा के लिए पैसे तो नहीं दिए? मैंने कहा, नहीं सर। वह बोला, ठीक है तुम जाओ, अपना पासपोर्ट शाम को 5 बजे काउंटर से ले लेना। मैं उसे धन्यवाद कहकर उसके ऑफिस से बाहर आ गया। शहर आकर मैंने होटल में खाना वगैरह खाया और फिर टाइम पास करने के लिए पिक्चर हॉल में फिल्म देखने चला गया। शाम को 5 बजे जब मैं बांग्लादेश कॉन्सुलेट पहुंचा तो देखा वहां पर काउंटर पर बहुत अधिक भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी पर्ची दिखाकर अपना पासपोर्ट काउंटर से वापस ले रहे थे। मैंने भी अपना पासपोर्ट वापस लिया और देखा तो उसमें 6 महीने का मल्टीपल वीजा दिया हुआ था। वहां पर खड़े हुए सभी लोग मेरा वीजा 6 महीने का देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस वीजा काउंसलर ने मेरे अलावा किसी को भी 1 महीने से ज्यादा का वीजा नहीं दिया था और कई लोगों को तो वीजा दिया ही नहीं था। उस एजेंट ने, जिससे मैंने 5,000 रुपये देकर कागजात लिए थे, मेरा वीजा देखकर कहा कि भाई आपने उस खड़ूस अफसर को क्या घुट्टी पिलाई जो उस साले ने आपको 6 महीने का वीजा दे दिया। मैंने कहा, प्रेम की घुट्टी। यह कहकर मैं अपने होटल में वापस आ गया और अगले दिन बांग्लादेश जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह सुबह ही मैं सियालदह स्टेशन से बेनापोल वाली ट्रेन में बैठ गया। बेनापोल भारत की तरफ स्टेशन है। यहां से मैं बॉर्डर पर गया और सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर गया। बांग्लादेश की सीमा में घुसते ही मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि बांग्लादेश इस काम में भारत का भी गुरु है। जब मैं अपना सामान बांग्लादेश कस्टम वालों से चेक कराने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि दादा, हर बैग पर 100 टका बांग्लादेश करेंसी दो और जाओ। क्योंकि मैं पहली बार गया था, मैंने उनको 200 टका दे दिया और अपने दोनों बैग उठाकर इमिग्रेशन ऑफिस में गया। वहां पर 4-5 एजेंट आ गए और मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगने लगे। वे सब लोग बंगाली में बोल रहे थे और मुझे उनका एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। फिर टूटी फूटी इंग्लिश में एक कर्मचारी ने मुझे जवाब दिया कि आप अपना पासपोर्ट इनमें किसी को दे दीजिए, यह आपका पूरा काम करा देंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा और मैंने वहां रखे हुए इमिग्रेशन फॉर्म को खुद ही भरना शुरू कर दिया। फॉर्म भरने के बाद पासपोर्ट के साथ मैंने ऑफिस में बैठे एक अफसर को दे दिया। मैं करीब 15-20 मिनट तक उस अफसर के सामने ही खड़ा रहा और उसने मेरे सामने ही उन एजेंटों द्वारा लाए हुए पासपोर्टों पर आगमन की एंट्री कर दी, लेकिन मेरा काम नहीं किया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने मुझे बगल में एक खाली कुर्सी को दिखाते हुए कहा कि जो साहब इस कुर्सी पर बैठते हैं, वे आपका काम करेंगे। अभी 10-15 मिनट में आ जाएंगे। उन एजेंटों ने इस अफसर को इशारा कर दिया था, इसलिए यह मेरा काम टाल रहा था। 10-15 मिनट बाद खाली कुर्सी वाला भी आ गया।
उन दोनों अफसरों ने बंगाली में बात की और फिर वह खाली कुर्सी वाला मुझसे बोला कि आप अपना काम उन एजेंटों से क्यों नहीं करा रहे हो। मैंने कहा कि मेरे खुद करने पर आपको क्या परेशानी है। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, लेकिन आपको मुझे 500 टका देने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ जितने पासपोर्ट पर अराइवल स्टैंप लगाते हैं उन पर हर पासपोर्ट के हिसाब से हमें 500 टका अपने ऊपर वाले अफसर के देना पड़ता है। मैंने कहा कि मैं तो सोचता था कि इंडिया में ही करप्शन है, लेकिन आप तो हमारे भी गुरु लगते हो, खुलेआम पैसे मांग रहे हो। मैंने आगे कहा कि 500 टका ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। या तो आप मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगाइए, वरना मुझे बता दीजिए कि आपके सबसे बड़े अफसर कहाँ बैठते हैं। मेरी यह बात सुनकर वह कुछ देर सोचकर बोला कि लाए अपना पासपोर्ट। आपका 500 टका आज मुझे अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, और उसने मेरे पासपोर्ट पर अराइवल स्टैंप लगा कर मुझे वापस दे दिया। जब मेरा काम यहाँ से पूरा हो गया तो मैंने उस स्टैंप लगाने वाले को 1000 टका दिया और कहा कि यह रिश्वत नहीं है, यह मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है और मैं कोई भी काम जबरदस्ती में नहीं करता। वह बहुत खुश हुआ और मुझे बाहर सड़क तक छोड़ने आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे खुलना जाना है और यहाँ से कैसे जाऊं, तो उसने मुझे खुलना वाली बस में बैठा दिया और बताया कि करीब 3 घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे। मैंने उसे धन्यवाद कहा और वह वहां से चला गया। इस समय मैं मानसिक रूप से बहुत ही संतुष्ट था, क्योंकि अब मैं जानता था कि पुलिस अब मुझे नहीं पकड़ सकती और मैं एक आज़ादी सी महसूस कर रहा था। मैं अपने घर के बारे में भी सोच रहा था कि अब तक तो पिताजी का अंतिम संस्कार ठीक ठाक हो गया होगा, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि कोर्ट ने मेरे दोनों भाइयों विक्रम राणा और विजय राणा को पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल या जमानत देने से मना कर दिया था, और पिताजी का अंतिम संस्कार इस स्थिति में मेरे ताऊ जी के लड़के ने कर दिया था। जिस बस में मैं बैठा था वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, जिसके कारण 3 घंटे की जगह करीब 5 घंटे बस में बैठे बैठे हो गए थे और रात भी हो गई थी। रात 9 बजे के करीब जब बस खुलने पहुंची तो लोग एक एक करके बस से अलग अलग जगहों पर उतरने लगे। मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे कहां उतरना चाहिए, क्योंकि मुझे न तो बंगाली भाषा समझ आती थी न बोलनी आती थी। सिर्फ 3-4 शब्द जैसे खाने को खाबा, घर को बाड़ी, कहाँ जाना है को कोथेजान और कुछ अन्य शब्द मैंने एक बंगाली से पूछकर अपन किताब में लिख लिए थे। एक समय आया जब बस से मुझे छोड़कर सभी लोग उतर गए और बस खाली हो गई, तब कंडक्टर मेरे पास आया और बंगाली में बोला कि आप भी उतर जाइए। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैंने उसको कहा कि बस स्टैंड खुलना उतरना है, तो वह समझ गया कि मैं बंगाली नहीं हूँ। उसने इंग्लिश में कहा कि यह स्टॉप, और फिर मेरा बैग लेकर बस से नीचे उतर गया। मैं भी नीचे आ गया। थोड़ी देर में वहां बहुत सी भीड़ हो गई और उस भीड़ में कोई भी हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ रहा था, और मैं यह सोचकर परेशान था कि रात काफी हो गई है और अब इन लोगों को कैसे समझाऊं कि मुझे होटल में जाना है और किस पर विश्वास करूं। मैं यह सोच ही रहा था कि इतने में करीब 50 साल का एक आदमी वहां आया और उसने मुझसे इंग्लिश में पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। मैंने उनको बताया कि आप मुझे किसी अच्छे से होटल में रुकवा दीजिए। वह अंकल जी मुझे अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए और अपना फोन नंबर दे दिया कि अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें फोन कर दूं। ये अंकल जी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे। इसके बाद वे चले गए। रात को खाना खाकर मैं सो गया। सुबह को होटल के रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता किया और होटल के मैनेजर से बात करने लगा। इस होटल के मैनेजर को बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती थी, क्योंकि इसकी माँ इंडिया की थी। मैंने इसे इंडिया से लाए हुए उस पते को दिखाया जो राशिद नाम के लड़के ने मुझे तिहाड़ जेल में यह कहकर दिया था कि यह मेरे घर का पता है और आप जब चाहे आ सकते हैं। होटल के मैनेजर का नाम निपुण भाई था। उसने पता देखकर कहा कि यह शहर से करीब 15-20 किलोमीटर है और मैं तो होटल से नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं आपके साथ अपने एक दो दोस्तों को कल भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि मैं पूरी तरह शाकाहारी था, इसलिए मैंने निपुण भाई को रिक्वेस्ट किया कि सुबह बने हुए पराठे और सब्जी ही वे मेरे लिए शाम तक रखवा दें, क्योंकि होटल के दिन और रात के खाने में हर चीज में किसी न किसी रूप में मीट जरूर मिक्स होना था। निपुण भाई ने वेटर को बुलाकर बोल दिया कि इन भाई साहब के लिए सब्जी और पराठे रख लेना। इसके बाद मैं निपुण भाई से शहर के बारे में जानकारी लेकर पैदल ही घूमने निकल गया और वह दिन ऐसे ही पूरा कर गया।
अगले दिन सुबह जब मैंने नाश्ता किया तो निपुण भाई ने तब तक अपने छोटे भाई महमूद और अपने दो दोस्तों को मिलवाया, जिनमें एक का नाम शाहीन था और जो आगे चलकर मेरा बहुत अच्छा मित्र बना। और जब तक मैं बांग्लादेश में रहा, महमूद ने मुझे बताया कि यह पता फर्जी है। वैसे इस गांव में करीब हर घर से एक दो सदस्य इंडिया में रहते हैं, लेकिन वे लोग आपको इंडिया पुलिस का आदमी मान रहे थे, इसलिए राशिद के बारे में नहीं बता रहे थे, क्योंकि ये लोग इंडिया में गलत काम करके वापस गांव भाग आते हैं। हम तीनों वापस होटल में आ गए। मैंने निपोन को बताया कि यह पता राशिद का नहीं है। निपोन ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, आपको जैसी भी सहायता चाहिए हम लोग आपकी करेंगे। 4-5 दिन ऐसे ही निपोन, महमूद और शाहीन भाई से बात करते करते बीत गए। इस दौरान मैंने एक मोबाइल फोन खरीद लिया और सिम कार्ड महमूद के नाम से ले लिया। यहां से मैंने सुभाष ठाकुर से बात की और उनका हाल चाल जाना और अपना हाल चाल दिया। इन थोड़े दिनों में ही मेरी शाहीन भाई से अच्छी दोस्ती होने लगी थी और इस दौरान एक बार मैं उनके घर भी गया था और उनके बीवी बच्चे और माताजी से मिल लिया था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। मेरे होटल के कमरे के बगल में एक आदमी 4-5 दिन पहले आकर रुका था। उससे भी मेरी ठीक ठाक जान पहचान हो गई। एक दिन यह आदमी मेरे कमरे में आया और बोला कि संजय भाई, मैंने अपना जो पासपोर्ट बनवाया था वह संजय गुप्ता के नाम से बना था, इसलिए हर जगह अब मैं अपने आप को संजय गुप्ता बताता था और सभी लोग मुझे संजय के नाम से ही जानते और पहचानते थे। मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। मैंने कहा, बोलिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुलना में एक टेंडर डालने आया था और मुझे 25,000 टका कम पड़ रहे हैं, और अगर आप मुझे अभी 25,000 टका दे दे तो मेरा एक आदमी कल टका लेकर आ जाएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं तुरंत समझ गया कि यह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि मेरे पास तो अभी 25,000 टका नहीं है। मेरे पास अमेरिकन डॉलर है और आज डॉलर चेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज हड़ताल है। मेरे पास इस समय करीब 10,000 टका था। उसने मुझसे जब कहा कि चलिए 25,000 टका नहीं, आप जितना कर सकते हैं कर दीजिए, बाकी बचा हुआ मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूंगा। मुझे 15,000 टका दे दीजिए। मैंने कहा 15,000 भी नहीं है। उसने कहा, चलिए 10 ही दे दीजिए। उसकी इन बातों से मैं पूरी तरह समझ चुका था कि यह मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिसका काम 25,000 टके से होना है वह काम 25,000 टके से ही होता है। फिर भी मैंने उसको जानबूझकर 4,000 टका दे दिया और बोला कि मैं जानता हूं कि मुझे ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोस्त होने के कारण और आपने जो मुझे जानकारियां दी हैं उनकी फीस के रूप में दे रहा हूं। मेरी यह बात सुनकर वह बोला कि नहीं संजय भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके टके कल ही दे दूंगा। इसके बाद वह चला गया। 3-4 दिन तक वह मुझे होटल में नहीं दिखा, तो मैंने निपुण भाई से उसके बारे में पूछा तो निपुण ने मुझे बताया कि उसके ऊपर 10 दिन का होटल के कमरे का किराया हो गया है और हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन और नहीं आया तो हम दूसरी चाबी से उसके कमरे को खोल लेंगे। निपुण ने मुझसे पूछा कि वह मुझसे तो कुछ लेकर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ठग घूमते रहते हैं और मैं जरा सावधान रहूं। मैंने बताया कि मुझसे कुछ नहीं लिया। 2 दिन बाद जब उसका कमरा खोला तो उसके कमरे में एक पुराना फटा सा बैग रखा था जिसमें 2-3 फटे पुराने कपड़े रखे हुए थे, और वह सच में ही ठग निपुण और अन्य लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि वह मुझसे तो कुछ नहीं ले गया। मैंने हर बार उनकी इस बात को हंसकर टाल दिया, क्योंकि मैं अगर उनको बताता तो वे लोग मुझ पर हंसते और यह बात कभी ना मानते कि मैंने उसे जानकर पैसे दिए थे। फिर भी इन्हें शक था कि वह मुझसे भी कुछ टका ले गया है। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन मैं महमूद के साथ, जो निपुण का सगा छोटा भाई था, और महमूद के एक अन्य दोस्त के साथ खुलना की एक मार्केट में घूम रहा था। रात के करीब 7-8 बजे थे। महमूद ने मुझसे मेरा मोबाइल फोन करने के लिए लिया और फोन करता करता थोड़ी दूर चला गया। जब काफी देर हो गई तो मुझे शक हुआ और मैंने महमूद के दोस्त से, जिसने मुझे बातों में लगाया हुआ था, कहा कि भाई महमूद अब तक नहीं आया और मेरा इंडिया से बहुत जरूरी फोन मेरे मोबाइल पर आना था। उसने मेरे साथ 10-15 मिनट इधर उधर महमूद को ढूंढने का ड्रामा किया और कहने लगा कि मुझे अब जाना है, देर हो रही है। मैंने एक STD से उस मोबाइल पर फोन किया तो महमूद ने उधर से फोन उठाया और एकदम से मेरी आवाज सुनकर बोला कि मैं एक जरूरी काम से 4-5 दिन के लिए खुलना से बाहर जा रहा हूं और वापस आकर तुम्हारा मोबाइल दे दूंगा।
उसकी बात सुनकर और उसके बात करने के तरीके से मैं समझ गया कि यह मुझे धोखा दे रहा है। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा कि इसका बड़ा भाई निपुण, जो उस होटल का आधा मालिक भी था, मेरा दोस्त है, उससे बात करूंगा। मैंने जाकर निपुण भाई से बात की और उन्हें महमूद के किए गए व्यवहार के बारे में बताया तो निपुण ने कहा कि हमने महमूद को घर से निकाल दिया है और अब उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा है। मैं अपने कमरे में आकर सो गया और अगले दिन शाहीन भाई से जाकर मिला और उन्हें सारी बात बताई। मैंने शाहीन भाई को कहा कि आप मुझे एक फ्लैट 2 कमरों वाला किराए पर दिला दीजिए। मैं अब होटल में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे बांग्लादेश में कई साल तक रहना है। उसने कहा, कई साल तक रहकर क्या करोगे? तो मैंने उसको कहा कि मैं यहाँ स्टूडेंट वीजा पर आया हूँ और मुझे यहाँ नार्थर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और पढ़ाई के साथ साथ कोई बिजनेस भी शुरू करना है। जिस घर में शाहीन भाई अपने परिवार के साथ रहते थे, वह 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके हर फ्लोर पर 3 रूम सेट था और उनका ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो इसमें आकर रह सकते हो। मैंने उनसे वो पोर्शन 5,000 टका महीने पर रहने के लिए उसी दिन ले लिया और होटल से अपना सारा सामान लाकर और अन्य सामान जिनकी जरूरत थी बाजार से खरीद कर उसी दिन उस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर के तले पर शाहीन भाई अपनी बीवी, जिनका नाम तृप्ति था, एक 4 साल के लड़के, जिसका नाम तौफीक था, और अपनी माताजी के साथ रहते थे। इसी दिन रात को मैंने शाहीन भाई को बताया कि कल मैंने महमूद को अपना फोन करने के लिए मोबाइल फोन दिया था, लेकिन वह फोन लेकर चला गया और अब फोन वापस नहीं कर रहा है। मैंने उसके बड़े भाई निपुण को भी कहा, लेकिन वह बोलता है कि हमारा महमूद से कोई मतलब नहीं है, हमने उसे घर से निकाल दिया है। मैंने शाहीन भाई से कहा कि कल आप मेरे साथ निपुण से बात करने के लिए चलना और अगर कल भी उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो मैं पुलिस में महमूद की रिपोर्ट करवा दूंगा। शाहीन भाई ने कहा कि इतनी सी बात पर पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कि भैया 6-7 हज़ार टके के मोबाइल की बात नहीं है, बात यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अगर मुझे अपना मोबाइल वापस लेने के लिए 20-30 हज़ार टके पुलिस को भी देने पड़ेंगे तो मैं खर्च करूंगा, क्योंकि मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूं कि धोखे का फल क्या मिलता है और मैं कमजोर या डरपोक नहीं हूं। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कल सुबह निपुण से बात करेंगे। अगले दिन मैं और शाहीन भाई निपुण के होटल में गए और निपुण से बात की और बताया कि अगर महमूद से आप मोबाइल वापस नहीं दिलाते हैं तो मैं पुलिस थाने जा रहा हूं, महमूद की रिपोर्ट करवाने। शाहीन भाई ने भी समझाया, लेकिन उसका पहले वाला ही जवाब था। मैं और शाहीन भाई वहीं से तुरंत थाने में गए। मैंने थाने के ओसी से बात की और उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने एक एसआई को, जिसका नाम मसूद था, मेरे साथ निपुण के पास होटल में भेज दिया। एसआई ने निपुण से कहा कि तुम इतने इज्जतदार आदमी हो और तुम्हारा भाई ऐसी हरकतें करता है और तुम इनका मोबाइल हर हालात में वापस दिलवा दो, वरना यह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। अभी हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, क्योंकि तुम परिचित हो, लेकिन आज शाम तक तुम अगर महमूद से इनका फोन वापस नहीं दिलाओगे तो तुम्हारे मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। निपुण ने उस एसआई की 2 लोगों से मोबाइल पर बात करवाई जो एसआई के जानने वाले थे, लेकिन एसआई ने उनको यही जवाब दिया कि बात फॉरेनर आदमी की है और ओसी साहब की जानकारी में है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आज न दे तो कल तक दिलवा देना। फिर हम लोग एसआई समेत वापस आ गए और एसआई ने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया और कहा कि कल मुझे फोन कर लेना, कल ही तुम्हारा फोन वापस मिल जाएगा।